ओके जी, वेलकम बैक। सो जब मेरे पास एक प्रॉपर सिस्टम बन जाता है ना चीज़ों का, इस तरह डॉक्यूमेंटेड हो जाती हैं चीज़ें, तो फिर मैं किसी का, एक पर्सनैलिटी, एक इंडिविजुअल का मोहताज नहीं रहता कि यार अगर ये बंदा चला गया तो सब कुछ तो इसे ही पता है, अगर ये रिसोर्स मेरी अवेलेबल ना हुई, ये बीमार हो गई तो क्या होगा, इसे कहीं बाहर भेजना पड़ गया तो क्या होगा, बिकॉज आई हैव गॉट एवरीथिंग रिटन समवेयर। ठीक है, एक एफर्ट जरूर करनी पड़ेगी। अगर कोई नया बंदा आता है उसको एफर्ट तो करनी पड़ेगी एक दफा सारी चीजों को देखने में, बट स्टिल एटलीस्ट देयर वुड बी सम एविडेंस एंड देन रिटन प्रूफ कि यार हमने ये डिसीजन इस वजह से लिया। ओके, सो इसी तरह रिस्क रजिस्टर भी अपडेट होगा, और फिर इस प्रोसेस के दौरान आपने कोई नए लेसन भी तो देखे होंगे। मसलन इवन अगर ये भी आपने किया ना कि यार पिछली दफा हमने जब सीक्वेंस किया था, पहले लेसन एंड रजिस्टर में लिखा हुआ था यार पिछली दफा जब हमने सीक्वेंस किया था हमसे सो एंड सो चीज गलत हो गई थी। ठीक है, और उसकी वजह ये थी। अब हमने इस प्रोसेस में जब हमने दोबारा सीक्वेंस किया है, अब हमने किया तो हमने एक डिफरेंट चीज ट्राई की एंड इट वर्कड, इस दफा वो इशू नहीं आया। तो इसका मतलब क्या, अब हमें लेसन मिल गया कि आइंदा जब हम सीक्वेंस कर रहे होंगे, चाहे इसी प्रोजेक्ट में करें चाहे ये बाद में जब ओपीएस का हिस्सा बन जाएंगे, आखिर में जब प्रोजेक्ट क्लोज हो जाएगा, तो हमें फाइनली ये चीज समझ आ जाएगी कि यार सीक्वेंस करना कैसे। ठीक है, सो इसीलिए इसको ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट कहते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका ये एसेट बनता है। एक ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट टाइम कुछ कर रही हो तो उसकी बात और है, और इसी तरह एक ओवर द पीरियड करती रही हो तो उसे लेसन वो सीख चुकी होती है। एनीवेज, इसके बाद मेरे पास एक्टिविटीज लिस्ट आई, जैसे मैंने कहा वो लिस्ट भी अपडेट होगी, जो माइलस्टोन की लिस्ट है। आप कुछ माइलस्टोन्स ऐड करोगे ड्यूरिंग दिस डिस्कशन, जैसे मैं कह रहा था अभी कि यार या माइलस्टोन के बारे में आप बता दो कि यार ये ईद से पहले पहले करना है। लेट्स से आपने ये डिसाइड किया हुआ था कि मेरा पहला माइलस्टोन या दूसरा माइलस्टोन है लेंटर डलना। अब वो लेंटर जब डलना है, अब आपने बिकॉज ऑफ दिस डिस्कशन में भी आपने कहा इसको ईद से पहले करना है, तो अब वो माइलस्टोन के बारे में कि ये माइलस्टोन है कब, ये फाइनल हो गया, पहले नहीं था मे बी। ठीक है, सो इस तरह की सारे आपके डॉक्यूमेंट्स अपडेट होते हैं अगेन फॉर सॉरी फॉर पीएमपी एग्जाम। आपने एक चीज अभी तक ये देख ली होगी कि यार हर प्रोसेस में इस तरह इनपुट्स लिखे हुए हैं, हर प्रोसेस में टूल्स एंड टेक्निक्स हैं और आउटपुट्स हैं। तो मैं क्या क्या याद रखूं, सारी चीजें याद नहीं रह सकती। अगर मैं आपको कहूँ ना कि यार ये सारी बातें बताएं ये क्या है, आप इनपुट्स हैं आपको नहीं पता, लेकिन कुछ फंडामेंटल चीजें, वो फंडामेंटल चीजें मैं बार बार रिपीट करता हूँ। जैसे अभी मैंने 3 रजिस्टर बताया ओपीएस का, नाउ आई अस्यूम कि आपको पता है कि क्या है। मैंने पहले 3-4 लेसन में इसका बड़ा जिक्र किया, अब मैं इसको नहीं कहता, अस्यूमिंग कि आपको पता है कि ओपीएस के अंदर 2 चीजें कौन कौन सी हैं। आपको पता है कि इनमें से एक चीज वो पिछले प्रोजेक्ट का डाटा और इन्फॉर्मेशन है, और पिछले प्रोजेक्ट का लेसन लैंड है। दूसरी चीज ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है। सो अभी मैंने फिर एक दफा बहाने बहाने से रिवाइज करा दिया आपको। ये जो वो चीजें जो आपने देखनी है। अच्छा, अब सो बुनियादी जो लॉजिक्स हैं वो पता होनी चाहिए कि यार क्यों अपडेट हो रहा है, एक्टिविटी लिस्ट क्यों अपडेट हो रही है यहाँ पे। इसलिए अपडेट हो रही है कि भाई मुझे जब एक्टिविटीज लिस्ट बनाई थी तो उस एक्टिविटीज के कुछ एट्रीब्यूट्स थे। मैंने सिर्फ अभी तो एक्टिविटीज के नाम लिखे हुए हैं, उन एक्टिविटीज का आगे पीछे कौन सी एक्टिविटीज होनी है, उन एक्टिविटीज का ड्यूरेशन क्या है वगैरह वगैरह, वो अभी नहीं पता मुझे। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर, सीक्वेंस एक्टिविटीज के अंदर मुझे ये कम से कम पता चल गया है कि इस एक्टिविटी से पहले कौन सा होगा, बाद में कौन सा होगा, तो मैं इस लिस्ट को अपडेट कर दूंगा, दैट्स इट। ये डॉक्यूमेंट मेरा रिफाइन हो जाएगा। अच्छा, अब आपने प्रेसिडेंस डायग्रामिंग मेथड देखा जो हमने कल बात की थी कि आप वो एरो नेटवर्क एरो वाले नहीं करते हो, आप इनफैक्ट नोड वाले करते हो, जिसमें एक्टिविटीज को आप नोड पे रिप्रेजेंट करते हो, और आप जो एरो है वो दो एक्टिविटीज के दरमियान रिलेशनशिप या डिपेंडेंसी को शो कर रहा होता है। आपको मैंने कल बताया था कि पुराना मेथड एक और भी था जिसमें आप एक्टिविटी को एरो पे शो करते थे, वो गर्ट वाला आपने एक देखा था, वो दोनों अब नहीं होते। तो आपने प्रेसिडेंस डायग्रामिंग मेथड ही सीखना है, और वही मैंने अभी आपको सिखाया नेटवर्क डायग्राम बनाने का। फिर आपने देखा कि डिपेंडेंसीज को आपने डिटरमाइन करना है कि एक एक्टिविटी और दूसरी एक्टिविटी के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, क्या डिपेंडेंसी है। लीड और लैग आपने पढ़ लिया। और फिर आपको मैंने कहा कि एक सॉफ्टवेयर आपको इसमें हेल्प करता है, और वो सॉफ्टवेयर जनरली पीएमआईएस का इंटीग्रल पार्ट होता है। ठीक है, पीएमआईएस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सॉफ्टवेयर। अच्छा जी, अब मेरे पास एक्टिविटीज का ड्यूरेशन एस्टिमेट करने की बारी आ गई है। एक्टिविटीज के ड्यूरेशन में कब आप एस्टिमेट करूंगा, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं अभी आपको ना आगे आएंगी, वो मैं आपको अभी समझाना चाह रहा हूँ। वो ये है कि ये मतलब स्केजुअलिंग से रिलेटेड नहीं है, वो है हमारे पास रिस्क से रिलेटेड।
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर रिस्क का मतलब ये है कि इसकी मैं डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ, ये अच्छी तरह आपने याद करनी है। एनी इवेंट और कंडीशन, इवेंट भी और या फिर कंडीशन, जिसका प्रोजेक्ट के किसी भी एक या एक से ज्यादा ऑब्जेक्टिव पर, मसलन उस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव कौन क्या 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 है, प्रोजेक्ट की क्वालिटी, प्रोजेक्ट का स्केड्यूल, प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन, प्रोजेक्ट की कॉस्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट के ऊपर रिस्क, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, ये मेरे प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो कोई एक ऐसा इवेंट या कुछ ऐसी कंडीशन, हालात वाकयात जिसकी वजह से हमारे प्रोजेक्ट का एक या एक से ज्यादा ऑब्जेक्टिव, बाज दफा आपका कॉस्ट भी इफेक्ट हो रहा है, रिस्क की वजह से स्कोप भी इफेक्ट हो रहा है। अच्छा, सो एक या एक से ज्यादा ऑब्जेक्टिव पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट हो जाए, ठीक है, उसको हम कहते हैं रिस्क। तो चाहे वो इवेंट हो चाहे कंडीशन हो। इवेंट की क्या क्या एग्जांपल है, बिजली गिर गई, अर्थक्वेक आ गया, चोरी हो गई, बारिश आ गई, टैक्स बढ़ गया, रेट्स ऊपर नीचे हो गए, वगैरह वगैरह, ये तो है इवेंट्स। कंडीशंस क्या है? कंडीशंस जनरली एट दिस स्टेज, अभी मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, कंडीशंस जनरली एक आप कह लें कि अननोन चीजों के बारे में जो अनसर्टेनिटी होती है, गैर यकीनी की कैफियत, ये जो गैर यकीनी की कैफियत है, ये एक्चुअल में कोई इवेंट नहीं है कि बारिश हो गई, ये आपके पास वैसे एक अनसर्टेनिटी है। इस अनसर्टेनिटी की वजह से आपके प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव के बारे में आप पॉजिटिवली या नेगेटिव उसके बारे में कुछ श्योरिटी नहीं रखते हो। फॉर एग्जांपल, एक एक्टिविटी है 17 डेज की है, क्या ये 17 डेज ही लेगी? you may not be sure about that. It may take 15 days, it may take 19 days या 20 days, let's say. तो अब ये जो अनसर्टेनिटी है, इसकी वजह से आपके प्रोजेक्ट के अंदर रिस्क इंट्रोड्यूस हो जाता है। रिस्क कैसे इंट्रोड्यूस हो जाता है? अगर मैं इस अनसर्टेनिटी को या इस रिस्क को इग्नोर कर दूं और मैं कहूँ नहीं जी इस एक्टिविटी का ड्यूरेशन 17 डेज है और इस तरह की कुछ 100 एक्टिविटीज और हैं, तो मैंने सब पे अगर एक एक दो दिन का फर्क पड़ता है, तो आप सोचें कि मेरे प्रोजेक्ट का ओवरऑल ड्यूरेशन कितना ज्यादा, देयर इज अ चांस, देयर इज अ रिस्क कि वो प्रोजेक्ट 100 दिन लेट हो जाए। व्हाई? क्योंकि मैंने ये जो 3 दिन ऊपर जा सकते हैं हर एक्टिविटी में, दो दो तीन तीन दिन की जो अनसर्टेनिटी थी वो नहीं केटर फॉर की, तो मेरा प्रोजेक्ट लेट हो जाएगा। तो रिस्क वही है जिसकी वजह से जो प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव नेगेटिवली या पॉजिटिवली इफेक्ट हो। इसी तरह अगर हालात मुवाफिक आ गए तो ये हो सकता है 15 डेज में और भी बहुत सारी एक्टिविटीज जल्दी खत्म हो जाए। तो मैं कहूंगा कि यार अब इस रिस्क ने, इस अनसर्टेनिटी ने, जिसको मैं कंडीशन कह रहा हूँ, इससे मेरे प्रोजेक्ट को पॉजिटिवली इफेक्ट किया, बट फॉर मी इट्स अ रिस्क। अच्छा, सो मैं ये चाहता हूँ कि यार मेरे जो ड्यूरेशन के एस्टिमेट्स होंगे ना, उन एस्टिमेट्स के अंदर ये जो रिस्क है, जिसको मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे रिस्क से मुराद कोई इवेंट नहीं है, यहाँ पे रिस्क से मुराद कंडीशन है, और वो कंडीशन है अनसर्टेनिटी की। ये जो 15 डेज में होने की अनसर्टेनिटी है कि 2 दिन पहले हो सकता है या 3 दिन लेट हो सकता है, ये जो अनसर्टेनिटी है, आई वुड लाइक कि मैं इस अनसर्टेनिटी को अपने एस्टिमेट के अंदर एड्रेस करूं। ये पार्ट है रिस्क मैनेजमेंट का। लेकिन जब हम एस्टिमेट करते हैं ना, तो उन एस्टिमेट्स के अंदर अनसर्टेनिटीज जितनी भी होती हैं वो मुझे चाहिए होंगी, उनको कंसीडर करना होगा। तो एट दिस स्टेज रिस्क मैनेजमेंट और ये जो एस्टिमेट वाला प्रोसेस है, ये बड़े क्लोजली वर्क करते हैं। अब यहाँ पे हम जो एस्टिमेट कर रहे हैं वो एक्टिविटी ड्यूरेशन है, लेकिन यही चीज एस्टिमेट एक्टिविटी कॉस्ट के बारे में भी होगी। जब मैं हर एक्टिविटी की कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ या एस्टिमेट लगा रहा हूँ, उस वक्त भी मेरी कॉस्ट लेट से 10,000 भी हो सकती है, और देयर इज अ चांस कि वो 12,000 हो जाए, और देयर इज अ चांस कि वो 9,000 या 7,000 हो जाए। सो ये जो अनसर्टेनिटी है कि कितनी कॉस्ट आएगी, अगेन मैं ये चाहूंगा कि जो कॉस्ट के एस्टिमेट है उनको इसमें एड्रेस करूं। और ये रिस्क, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी है, क्योंकि ये रिस्क है, तो इसके बारे में हमें रिस्क मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स बताएंगे कि यार आपको कितना ड्यूरेशन लेना चाहिए। इस चीज के बारे में आज हम एस्टिमेट्स के अंदर ये देखेंगे कि कैसे एड्रेस होता है। जी उमर। एक छोटा सा सवाल था सर, जी जी बोला। जस्ट रिलेटेड टू दिस। हम्म। रिस्क को हम assumption कह सकते हैं? रिस्क इज अ काइंड नहीं ऑफ assumption? नहीं, मैंने एनी आपको नहीं 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 सर, मैंने आपको तीन तीन चीजें अच्छा, बताई थी। हाँ, तीन चीजें डेफिनेशन बताई राइट, थी। एक है रिस्क,
एक है assumption और एक है राइट, fact, है ना? अच्छा, ठीक है, इसके चलें बिल्कुल इसे ऐसे ही। एक एक फैक्ट है। अच्छा, अब पहली बात तो ये कि फैक्ट जनरली हमारे कंट्रोल में, हमारे से मुराद प्रोजेक्ट मैनेजर एंड टीम, उनके कंट्रोल में होता है। बिल्कुल, ठीक है? ऐसे ही है, मैनेजेबल अच्छा, है। मैनेजेबल है। मसलन मैंने आपको कहा कि यार हम मंडे से सो एंड सो टाइमिंग पे अपनी क्लास लेंगे। अल्लाह खैर रखे, मतलब 100% तो ज़ाहिर है आप किसी चीज़ के बारे में श्योर नहीं हो सकते, बट देयर इज अ चांस 90% 80% कि हमने खुद ये प्लान किया है, तो इट्स अ फैक्ट, ये हमारे कंट्रोल में है। एक बात कंट्रोल हमारा है, और दूसरी बात इसके होने की चांस ऑलमोस्ट 100% है। ऐसी ओके, चीज जिसके चांस थ्योरेटिकली 100% बट प्रैक्टिकली ज़ाहिर है, जैसे मैं कह रहा हूँ यार अननोन तो किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, तो आपने 90% और 100% जो है उसको हमने किया। अच्छा, दूसरा, आप गाड़ी में बैठ के पढ़ रहे हैं, सुभान अल्लाह, वेरी गुड। अच्छा, दूसरा अब हम आते हैं अजम्पशन। अच्छा जी, अजम्पशन के अंदर होता यह है कि ये अजम्पशन प्रोजेक्ट मैनेजर एंड मेरी टीम के, कंसिडरेशन को सर दा दें। चलो माशाल्लाह। अच्छा, अजम्पशन आपकी जो वो टीम की या प्रोजेक्ट मैनेजर के कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है? होने का चांस इसका भी 100% तो नहीं है, लेकिन काफी लाइकलीहुड होता है कि यार ये हो जाएगा। ये अजम्पशन क्या है? मसलन मुझे जो रिसोर्सेज कमिट की गई हैं वो मेरे कंट्रोल में तो नहीं है। मुझे तो मे बी स्पॉन्सर ने पैसे देने हैं, मुझे तो किसी और रिसोर्स मैनेजर ने कुछ रिसोर्सेज देनी है। कमिट कर लिया उन्होंने, चार्टर के अंदर भी आ गया, प्लान के अंदर भी आ गया, कमिटमेंट भी होगी, लेकिन मेरे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में उतना श्योर नहीं हूँ। मैं कहता हूँ लाइकलीहुड तो ज्यादा है, एक बात। दूसरा, मेरे कंट्रोल में नहीं है, बट अजम्पशन मेरी यही है कि ये चीजें ट्रू होंगी, और अगर प्रोजेक्ट प्लान चलना है तो इनका ट्रू होना लाजमी है। अगर मेरे फंड रुक जाते हैं, स्पॉन्सर देना बंद कर देता, तो मेरी अजम्पशन फॉल्स हो जाएगी, और जैसी अजम्पशन फॉल्स होगी मेरा सारा प्लान टेढ़ हो जाएगा। तीसरी चीज है रिस्क। रिस्क भी प्रोजेक्ट मैनेजर या टीम के कंट्रोल में नहीं होता। बारिश का आना, बिजली का गिरना, यह सारी चीजें, चोरी का होना मेरे कंट्रोल में नहीं है, एक बात। और दूसरा, उसके जो होने का चांस है वो है इट मे और मे नॉट अकर। इसको हम कहते हैं प्रोबेबल है, एक प्रोबेबिलिटी है, इट मे अकर और इट मे नॉट अकर, यू नेवर नो। तो ये अनसर्टेनिटी इसके अंदर आ जाती है, ठीक है? सो ये तीन अलग अलग चीजें, इनको आपने, क्योंकि अजम्पशन लॉग देखे कहाँ जानी है, ये अजम्पशन लिखी जानी है अजम्पशन लॉग में, रिस्क लिखा जाना है रिस्क रजिस्टर में। सो यू हैव टू बी क्लियर कि रिस्क क्या है और अजम्पशन क्या है। अच्छा, हैविंग सेड दिस, अब मेरे ख्याल में आपको ये आइडिया हो गया कि यार एस्टिमेट्स जो हैं उनका रिस्क के साथ या अनसर्टेनिटी के साथ एक लिंक है। अच्छा, अब इस अनसर्टेनिटी को मैं मैनेज कैसे करता हूँ? मैं इस अनसर्टेनिटी को, एक मेरे पास मैनेज करने का ये तरीका है कि यार प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसने नीचे बहुत सारे लोगों को, डिफरेंट एरिया स्पेशलिस्ट को कहा कि यार अपने अपने काम का जरा मुझे एस्टिमेट लगा के दो। चाहे हम कीमत की बात कर रहे हैं, कॉस्ट की बात कर रहे हैं, या हम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं। इन साहब ने, ये साहब ए हैं, इन्होंने कहा कि यार मुझे अब पता नहीं है, मैंने अगर लेट से 53 डेज बता दिया और वो 53 डेज में ना हुआ तो क्या होगा? तो ये एक, लेट से, ये कहता है कि अच्छा यार मैं यूं करता हूँ 7 दिन का मार्जिन लगाता हूँ। मैं कहता हूँ सर 60 दिन में हो जाएगा। इन साहब ने इसको बताया 60 डेज में। एक और साहब है, उनके ख्याल में 40 डेज होना था, लेकिन अगेन वो भी डरे हुए थे कि यार 40 डेज में, 40 डेज बहुत टाइम होता है, इसमें तो कितनी चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं। तो ये कहता है कि यार 5 दिन का मार्जिन लगा के बताता हूँ, 5 डेज लगा देता है। तो एक ये तरीका है इस अनसर्टेनिटी को हैंडल करने का, बट ये दुनिया का वर्स्ट तरीन तरीका, गलत तरीका है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इस पे बहुत सख्त जो है ना एक्शन लेती है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अस्यूम ये करती है कि आपने फेयर बात नहीं की, आपने चीजों को, फैक्ट्स को छुपाया है, और आपके अब ये जो एस्टिमेट है ये फेक एस्टिमेट है। ये ये इन पे आप रिलाई नहीं कर सकते। हम बार बार जो शुरू से चीजें पढ़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि यार आप जो भी प्लान बनाएं ये रियलिस्टिक हो, हकीकत पसंदाना हो। तो अब ये 60 कैसे हकीकत, जब आपकी कैलकुलेशन कहती है 53 डेज लगना है, और आप ऐसे ही रेंडमली आपने 6 7 दिन 5 दिन ऊपर ऐड कर दिए। तो इसको हम एक टर्म यूज करते हैं, पैडिंग। इस रिस्क को आप पैडिंग के थ्रू नहीं कैटर फॉर करते। पैडिंग का मतलब ये होता है कि बगैर डिक्लेयर किए, अनाउंस किए बगैर कि ये अनसर्टेनिटी है, आप जो मार्जिन रेंडमली, आर्बिट्रेरी, ऐसे ही
बगैर किसी कैलकुलेशन, बगैर किसी फार्मूला अप्लाई किए, जो रैंडमली छुपा के आप चीजें ऐड कर देते हो अपने एस्टिमेट के अंदर, चाहे कॉस्ट का एस्टिमेट है, पैसा ऐड कर दें, या ड्यूरेशन का एस्टिमेट है, टाइम ऐड कर दें, या डेज ऐड कर दें, या वीक्स ऐड कर दें, वो पैडिंग कहलाती है। एंड पैडिंग इज अ क्राइम। अगर आप पैडिंग करेंगे तो कोई आप पे यकीन नहीं करेगा, ये आप याद रखिएगा। तो अनसर्टेनिटी को डील करने का ये गलत तरीका है। पैडिंग नहीं करनी है। आपने क्या करना है, आपने रिस्क मैनेजमेंट की कुछ बातें हैं, कुछ फॉर्मूला हैं, वो फॉर्मूला को यूज करते हुए डिक्लेयर करके बताना है कि सर दिस इज एन अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व हियर, और वो अनसर्टेनिटी को आप रिस्क रजिस्टर पे लिखेंगे, और वो होगा रिस्क रजिस्टर के अंदर रिस्क। जैसे मैंने कहा, अनसर्टेनिटी इन इटसेल्फ इज अ रिस्क, ऑल्दो ये इवेंट नहीं है, कंडीशन है। तो आप उस अनसर्टेनिटी को मेंशन करोगे, और उसको मेंशन करने के बाद आप कहोगे कि यार ये एक रिस्क है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट 40 डेज, सॉरी 50 डेज भी ले सकता है, प्रोजेक्ट 60 डेज भी ले सकता है, ज्यादा चांस ये है कि वो 53 डेज लेगा। ठीक है। तो अगर हालात साजगार हुए, चीजें मेरी फेवर में हो गई, सब कुछ सेट हो गया, आइडियल केस हुआ, जैसे हम बाज दफा कहते हैं ना, यार घर से निकलते हैं, रश भी नहीं मिलता, सिग्नल कोई बंद नहीं मिलता, यू नो एवरीथिंग गो स्मूथ। आप जिस बंदे से कोई चीज पिक करने जाते हैं वो पहले से रेडी खड़ा होता है, और आप आधे घंटे में सारे काम निपटा के आ जाते हो। और बाज दफा ये होता है कि आप घर से ही निकलते हो तो गाड़ी पहले 10 दफा बंद हो रही है, या पहले सिग्नल पे फंसे हैं, दूसरे पे फंसे हैं, तीसरे पे फंसे हैं, ट्रैफिक सार्जेंट ने भी रोक लिया है, और फिर वहां पे गए तो वो बंदा लेट आ गया जिससे आपने मिलना था या सामान लेना था, एंड सो ऑन। तो इफ एवरीथिंग गोज वर्स्ट, उसमें इतना टाइम लगेगा, बट नॉर्मल कंडीशन में 53 डेज में कहता हूँ लगेगा। अब ये वो अनसर्टेनिटी है जिसको मैं एक फॉर्मूला के तहत डिक्लेयर करके रिस्क रजिस्टर पर चढ़ा के फिर मैं इसको कहूंगा कि यार अब इसका रिस्पॉन्स ये है, सॉरी इसको इसको एड्रेस करने का तरीका ये है जो मैंने इधर रिस्क रजिस्टर पे लिखा हुआ है। सो दिस वे आप चीट नहीं करते हो, और आपकी बात की वैल्यू होती है। ठीक है। अगर आपने फेक तरीके से छुपा के रेंडमली बगैर किसी फॉर्मूला को यूज करते हुए पैडिंग की, तो वो आपको कभी भी ट्रस्टवर्दी नहीं बनाएगी। ये आपने याद रखना, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपकी रेप्यूट मैटर करती है, और बहुत मैटर करती है। चलें जी, विद दिस इंट्रोडक्शन अबाउट एस्टिमेशन, और एक और बात वो जो मैं पहले बार बार करता आया हूँ, वो कि एस्टिमेशन प्रोजेक्ट पे प्राइमरीली 3 तरह की, एक चौथी भी है उसका हम अब जिक्र नहीं करेंगे, मैं फिर भी हिंट जरूर कर दूंगा। एक है, मैंने अभी ड्यूरेशन का एस्टिमेट करना है, हर एक्टिविटी का ड्यूरेशन में एस्टिमेट करना है। अगले नॉलेज एरिया जो कॉस्ट का नॉलेज एरिया, वहां पे मैंने हर एस्टिमेट एक्टिविटी की कॉस्ट को एस्टिमेट करना है। और उससे आगे वाला नॉलेज एरिया जब मेरा आएगा रिसोर्स वाला, सॉरी, उसके अंदर मैंने हर एक्टिविटी पर यूज होने वाली रिसोर्सेज का एस्टिमेट करना है, चाहे वो रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो रिसोर्सेज फिजिकल रिसोर्सेज। और फिजिकल के अंदर क्या क्या है, फिजिकल के अंदर मैंने कहा कि मशीनरी क्या यूज करनी है, मटेरियल क्या यूज करना है, इक्विपमेंट क्या यूज करना है, फैसिलिटीज, गैस चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, लैपटॉप चाहिए, ऑफिस चाहिए, स्पेस चाहिए, प्रिंटर चाहिए, एंड सो ऑन। तो ये सारी रिसोर्सेज हर एक्टिविटी के ऊपर। अच्छा, वो मैं कैसे करूंगा? तो इन ये एक तो ये आपको वैसे भी आइडिया हो गया होगा, मैं 3-4 दफा कह चुका हूँ कि यार आपका ड्यूरेशन, कॉस्ट एंड रिसोर्सेज ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड है। अच्छी रिसोर्सेज यूज करूंगा तो महंगी होंगी, लेकिन ड्यूरेशन नीचे चला जाएगा। ज्यादा रिसोर्सेज यूज करूंगा तो भी कॉस्ट ऊपर जाएगी, ड्यूरेशन कम हो जाएगा। अच्छा, कम रिसोर्सेज यूज करूंगा, कॉस्ट नीचे आ जाएगी, ड्यूरेशन ऊपर चला जाएगा। सो ये आपस में इंटरलिंक्ड है, ये आपने हमेशा याद रखना है। और ये एकदम से ये चीजें सेटल नहीं होती, आपको ये तीनों प्रोसेस आइटरेट करने पड़ते हैं, एंड देन यू कम टू अ फाइनल स्केड्यूल। एक बात, दूसरी बात वो जो मैं मिस कर गया, सॉरी, वो ये था कि यार पैडिंग तो नहीं करनी, तो फिर क्या करना है? फिर आपने ये करना है कि आपने रिजर्व्स रखने हैं। रिजर्व्स आप रेंडमली नहीं रखते हो। रिजर्व्स की ब्यूटी ये है कि आपको जो जो रिस्क इनकाउंटर हो रहा होता है ना, उस रिस्क को डील करने के लिए आप कुछ रिजर्व रखते हो। एक रिजर्व वो है जो प्रोजेक्ट मैनेजर खुद स्पॉन्सर को बताता है कि सर आम हालात में 15 दिन लगने हैं, बट इफ दिस रिस्क अकर्स तो ये 17 डेज लग जाएंगे या 18 डेज लग जाएंगे, लेट्स से। दूसरा रिस्क ये है, दूसरी एक्टिविटी या रिस्क ये है, लेट्स से उसमें 19 डेज लगने हैं, बट रिस्क हुआ तो इतने लग जाएंगे, एंड सो ऑन। अब आपने ये जो डिफरेंट वेरिएशंस आ रही हैं, इसके लिए आप कोशिश करोगे कि अपने रिस्क को रिड्यूस करो। पहली कोशिश ये होती है
कि यार ये 18 डेज और इसका क्यों डिफरेंस आ रहा है, सर ये भी चांस है, ये भी चांस है। और मैं उसको कहता हूँ कि नहीं भाई, आप सो एंड सो रिलायबल इक्विपमेंट यूज करो, सो एंड सो रिलायबल सॉफ्टवेयर यूज करो, तो ये जो अनसर्टेनिटी है इसको खत्म करो। आप कोई ऐसा मेथड यूज करो जिसमें ज्यादा क्लैरिटी हो। तो कहता है सर क्लैरिटी तो आ जाएगी बट मैक्सिमम ये आएगा कि मैं इसको इम्प्रूव कर लूंगा 16 डेज। ठीक है, तो मैक्स ज्यादा से ज्यादा लेट हुआ 16 डेज, वरना 15 डेज। तो अब आपका वो देखिए गैप कम हो गया। ये जो गैप कम होना है, इसने एक्चुअल में आप सोचें कि 100 एक्टिविटीज है, हर एक्टिविटी पे इस तरह गैप कम होना शुरू हो, तो आपका स्केड्यूल कितना जल्दी खत्म हो जाएगा। रिस्क को आपने एड्रेस किया, उस अनसर्टेनिटी को निकाला, अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करने से भी आपका गैप इंप्रूव हो जाता है। खैर, सॉरी, आपका ड्यूरेशन बेटर हो जाता है। अच्छा, अब दैट मीन्स कि मैंने पैडिंग नहीं करनी एस्टिमेट के अंदर, रादर ये जो रिस्क है, हर रिस्क के लिए मैंने जो भी टाइम का रिजर्व रखना है वो प्रोजेक्ट मैनेजर बताता है। तो अब मेरे पास इस तरह टाइम के बहुत सारे रिजर्व आए। अब मैंने स्पॉन्सर के पास गया और मैंने कहा कि सर, मेरे ओवरऑल प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन लेट्स से 435 डेज है। हाउएवर, आई नीड अ रिजर्व ऑफ इतने इतने डेज इन ऑर्डर टू एड्रेस दीज एंड दीज रिस्क। अब मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ और हर रिस्क के बदले में रिजर्व रख रहा हूँ। अच्छा, अगेन ये ज्यादा भी हो सकता है और मैं कम भी कर सकता हूँ, लाइक प्लस माइनस समथिंग हो सकता है। अब वो जो अनसर्टेनिटी है उसके, अच्छा, मैनेजमेंट क्या करेगी, कुछ फॉर्मूला के तहत, कुछ कैलकुलेशंस के तहत कुछ रिजर्व्स मैनेजमेंट भी रख लेगी। ये जो रिजर्व उसके अगर मैनेजमेंट अप्रूव कर देती है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर के ये अपने रिजर्व हो जाते हैं, जिनको हम कहते हैं कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स। फिर भी प्रोजेक्ट मैनेजर के अलावा मैनेजमेंट अपने तौर पे भी कुछ रिजर्व रखती है कि यार अगर फिर भी कुछ ना हुआ, तो वो भी एक फॉर्मूला के तहत रखती है, उसको हम कहते हैं मैनेजमेंट रिजर्व। जब हम रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आप एक टेक्निक सीखोगे और उस टेक्निक के अंदर आप ये देखोगे कि यार हम एग्जैक्टली मैनेजमेंट को बता सकते हैं कि सर 44-35 डेज के अंदर होने का चांस कितना है। 70% चांस है, लेट्स से 60% चांस है कि हमारा प्रोजेक्ट इतने में कंप्लीट होगा। 80% चांस ये है कि यार मेरा प्रोजेक्ट 445 डेज में होगा। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं यार 100% बताओ लाजमी कितने में होगा, तो मैं कहता हूँ सर फिर 460 डेज कर ले। ये आप किसी फॉर्मूला के तहत चेक करोगे। तो अब मैनेजमेंट जो है ना, बड़े आराम से एक कैलकुलेटेड रिस्क है, या 60% तो चांस बहुत कम है, इसका मतलब है ये 435 में चांस ज्यादा यही है, 40% चांस ये कि इसमें नहीं होगा, विच इज अ ह्यूज फिगर। तो मैं कहता हूँ सर फिर यूं करते हैं 80% अगर आप सेफ खेलना चाह रहे हैं, अगर तो मैनेजमेंट रिस्क टेकिंग हुई, तो वो कहेगी कि यार ठीक है 60% है, बस ठीक है, ओके गो एट। 40% चांस है ना हो और 435 में नहीं होगा, और 60% चांस है कि इतने दिनों में हो जाएगा। इसी तरह अगर मैनेजमेंट थोड़ी सी सेफ खेलने वाली हुई, तो मैनेजमेंट कहेगी कि हाँ बस ठीक है यार 80% जो है ना, दिस इज गुड इनफ, 80% चांस ये कि इतने में होगा, अब 20% चांस है कि इसमें नहीं होगा, तो उसको हम देख लेंगे। ठीक है, सो आपको रिस्क मैनेजमेंट की ये कैलकुलेशन, ये जो रिजर्व्स हम रखते हैं, हम वो रिजर्व इस बेस पे रखते हैं कि मुझे कितनी छोटी चाहिए कि इतने में होगा, चाहे वो टाइम है चाहे बजट है। खैर, ये हम पढ़ेंगे ऑब्वियसली, जब मैंने कहा कि हम पढ़ेंगे ये रिस्क मैनेजमेंट नॉलेज एरिया का। बट यू सी, हम जो एस्टिमेट्स के अंदर अनसर्टेनिटी है वो पैडिंग के थ्रू नहीं केटर फॉर करते, इंस्टेड हम मैनेजमेंट रिजर्व्स एंड कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स के थ्रू करते हैं, मेनली कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स के थ्रू करते हैं। सो कॉन्टीजेंसी रिजर्व प्रोजेक्ट मैनेजर को अप्रूव हो जाते हैं। अब इसका फायदा ये होता है कि जैसे ही लेट्स से मैंने एक बात की थी कि अगर मानसून की बारिश हुई तो ये होगा, और उसकी वजह से मैंने ये रखा था। अब जैसे ये चीज नहीं हुई, मानसून का सीजन खत्म हो गया, तो मेरे प्रोजेक्ट का टोटल ड्यूरेशन मैं कहूंगा अच्छा चलें जी, जान छूट गई, ये जो हमने 4 दिन का मार्जिन रखा था अब वो रिड्यूस हो गया, अब ये नहीं हो रहा। इसी तरह सर अगर तो माल वो आना है और वो कस्टम क्लियरेंस में और फला में 10 दिन का गैप आ गया, 10 दिन वहां फंसा रहा, तो हमें ये 10 दिन एक्स्ट्रा, वरना जो है फौरन नहीं कराया तो इतने दिन लगेंगे। अब अगर ये कस्टमर से कस्टमर क्लियरेंस हो गई है और माल हमें टाइम पे पहुंच गया, तो अब आप क्या कहोगे, यार ये 10 डेज भी खत्म हो गए। यू सी, सिस्टमैटिक वे में जब आप इस तरह चीजों को ऐड कर रहे होते हो या सब्ट्रैक्ट, फिर आप उसको सेपरेट करते हो, तो आपको अपने ड्यूरेशन के बारे में एक श्योरिटी के साथ काम कर रहे होते हो, आप रेंडमली पैडिंग नहीं कर रहे होते हो। ठीक है, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो आप पढ़ रहे हो, ये नाम ही उस सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग द थिंग है।
तो एनीवेज, अब अंदाजा हम कोई नहीं होगा यानी कि इसमें। अंदाजा नहीं, हाँ हाँ, आपने एस्टिमेट भी ऐसे ब्लैंक नहीं लगाने, आपने एक्सपर्ट लोगों को बुलाना है, पिछले प्रोजेक्ट का ओपीएस उठाने हैं, उनका कितना लगा था। उसके अलावा फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी कंसीडर करते हैं। लेट्स से मैं आपके पास आया, आप एक्सपर्ट हैं, आपने घर बनाया, या मैं दानिश आपके पास आता हूँ, दानिश मुझे कहते हैं कि सर 10 मरले का घर जो बनता है ना, उसमें बिजली की कॉस्ट इतनी है, उसमें सीमेंट की इतनी है, लकड़ी कितनी है, वगैरह वगैरह, लेबर की इतनी है, एंड सो ऑन। मैं कहता हूँ ठीक है सर, ये मेरा प्रोजेक्ट का ना, मैंने साथ साथ एक डायरी मेंटेन की थी, आप ये कॉपी पेजेस प्रिंट फोटोकॉपी करा लें, आपको बिल्कुल हर चीज क्लियर कट मिल जाएगी, माल कितना लग रहा है, दिन कितने लग रहे हैं, सब कुछ मैंने इस डायरी पे साथ साथ नोट करता है। कहता मैं ठीक है, मैं आ जाता हूँ और मैं काम शुरू कर देता हूँ। इंटरेस्टिंगली दानिश ने लेट्स से किसी जगह भी डेट नहीं डाली हुई थी। अब मैं जो भी एस्टिमेट ये बना के बैठ के, जहाँ बजट अपना फाइनल करके, जो प्लॉट स्लॉट बेचने थे, लेने थे, गाड़ी बेचनी थी, सारा अपना बजट फाइनल करके, अब जब मैं मार्केट में जाता हूँ तो मुझे हर चीज जो है ना वो 30 टाइम्स ऊपर जाती है। अब मैंने ओपीएस तो यूज की है, बट ये 30% ऊपर प्राइसेस क्यों जा रही हैं? पता चला कि दानिश भाई ने 5 साल पहले घर बनाया था और ये मुझे नहीं पता था। सो ओपीएस भी जब आप यूज कर रहे हो तो आप कोई एडजस्टमेंट फैक्टर्स समटाइम्स लगाते हो कि यार कोई, इसको हम कह रहे हैं कि अब मैं ईएफ को भी देखूंगा ना, कि मेरे मार्केट के अंदर क्या प्राइसेस के रेट बढ़े हैं, नहीं बढ़े, कम है, नहीं हुए, महंगाई ऊपर गई है, इन्फ्लेशन नीचे आया, डॉलर का रेट ऊपर नीचे, मैंने वो भी तो कंसिडर करना है। सो ये कुछ बातें हैं जो मोर और लेस मैंने सारी बातें कवर कर दी हैं, लेकिन एस्टिमेशन के बारे में कुछ बातें हैं वो जल्दी जल्दी हम एक दफा गो थ्रू कर लेते हैं ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो। पहली बात, मैनेजमेंट प्लान्स प्रोवाइड द अप्रोच ऑफ एस्टिमेटिंग। हर प्रोसेस, सॉरी, हर नॉलेज एरिया का जो प्लान होता है वो उस नॉलेज एरिया के जितने भी प्रोसेसेस हैं उसके बारे में गाइडलाइन देता है। जैसे स्केजुलिंग मैनेजमेंट प्लान जो है, उस स्केजुअल मैनेजमेंट प्लान इसने हमें पहले बताया कि भाई एक्टिविटीज कैसे डिफाइन करनी है, फिर इसने हमें गाइडलाइन दी कि आपने एक्टिविटीज को सीक्वेंस कैसे करना है। और अब मेरा अगला प्रोसेस है जिसमें मैं एस्टिमेट लगा रहा हूँ, तो वो मुझे ये भी गाइडलाइन करेगा कि मैंने एस्टिमेट कैसे करने हैं। जो कुछ मैंने आपको ये वर्बली बताया है, आई वुड लाइक कि ये सारे का सारा मेरे प्लान के अंदर लिखा हो, ताकि टीम जो है ना उसको कोई कंफ्यूजन ना हो, चाहे वो लोग पीएमआई का मेथड फॉलो करते रहे या नहीं करते रहे, मैं उनको रिटर्न हर चीज बना के दूंगा। ठीक हो गया एक बात। फिर प्रोजेक्ट मैनेजर एंड टीम में यूज वन और मेनी टेक्निक्स फॉर एस्टिमेशन, और ये टेक्निक्स अभी हम थोड़ी देर में पढ़ने लगे हैं। उसके बाद एस्टिमेशन जो है वो डब्ल्यूबीएस बेस्ड होना चाहिए। वो जैसे मैंने कहा कि डब्ल्यूबीएस के लोड एलिमेंट्स, उसको एक्टिविटी बेस एंड सो ऑन। ये ना हो कि आप वैसे ही रेंडमली कर लें कि अच्छा यार इलेक्ट्रिकल पे इतना टाइम लगेगा तो उस पर इतना नहीं। आपने इसको कोशिश करनी है कि जैसे बॉटम अप अप्रोच के थ्रू करते हैं उस तरह करेंगे। अच्छा, लेकिन यहाँ पे बॉटम अप और कॉस्ट के अंदर तो आप बड़े अच्छे से यूज कर लेते हो। मैं आप जब कॉस्ट पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि किस तरह हम सारी एक्टिविटीज से, बल्कि अभी कर लेते हैं ये एक आपको क्यूरी जो है ना वो, बल्कि आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा छोटा सा। मुझे ये बताएं कि लेट्स से ये मेरा डब्ल्यूबीएस है, ठीक है, और हम छोटा रखते हैं सिर्फ 2 या 3 लेवल तक, और ये 3 एलिमेंट है, 3 मेजर डिलीवरेबल्स है, और उसके बाद इसके 2 एलिमेंट्स है, इसके भी लेट्स से 3 एलिमेंट्स या 2 ही बनाते हैं, इसके मैंने कहा कि 3 एलिमेंट्स हो गए। अब ये मेरे पास लेट्स से वर्क पैकेजेस आ गए, और मैंने इस वर्क पैकेज के अंदर एक्टिविटीज ऐड करना शुरू किया। ठीक है जी, 3 3 एक्टिविटीज या 4 4 एक्टिविटीज, कहीं 2 है कहीं 2 है, मैंने ऐड कर दी। अच्छा, अब इस एक्टिविटी की कॉस्ट है लेट्स से 10,000, इसकी है 5,000 एंड सो ऑन। ठीक है, और इसी तरह इसकी कुछ कॉस्ट आ रही है एस्टिमेट, इसकी कुछ कॉस्ट एस्टिमेट आ रहे हैं, वगैरह वगैरह। अब अगर मुझे बॉटम अप अप्रोच यूज करनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं इन सारी एक्टिविटीज की कॉस्ट को सम करूंगा, और साथ में अगर कोई रिजर्व्स हैं जो मैंने रखने हैं वो रिजर्व्स ऐड करूंगा, और मैं कहूंगा कि इस वर्क पैकेज को कंप्लीट करने के लिए ये एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड दीज मैनी कॉन्टीजेंसी रिजर्व वो चाहिए होंगे। सॉरी। अच्छा, इसी तरह इसको भी मैंने अगर करना है तो मुझे कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स और कॉस्ट आ जाएगी। फिर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो इन दोनों में कॉन्टीजेंसी रिजर्व ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ओवरऑल इसकी इस डिलीवरेबल की आ जाएगी एंड सो ऑन। और फिर इसी तरह इधर से तीनों की आएगी और मैं तीनों की कॉस्ट को सम करूंगा तो पूरे प्रोजेक्ट की
ओवरऑल बजट या कॉस्ट मेरे पास आएगा, प्लस उसके अंदर कितने रिजर्व्स हैं वो भी लिखे हुए होंगे। लेट्स से क्या मैं स्केड्यूल के अंदर भी ऐसा काम कर सकता हूँ कि मैं इस एक्टिविटी का ड्यूरेशन निकालूं, इस एक्टिविटी का ड्यूरेशन निकालूं, इसका ड्यूरेशन निकालूं, इसका ड्यूरेशन निकालूं, और उनके साथ रिजर्व ऐड करूं, ओवरऑल कहूं इस वर्क पैकेज का ड्यूरेशन ये है, फिर इसको स्टार्ट करूं और इसमें भी कहूं ओवरऑल ड्यूरेशन ये, एंड सो ऑन। इज इट पॉसिबल फॉर स्केड्यूलिंग एज वेल? बताइए जी। सॉरी। ये तो मैंडेटरी नहीं है स्केड्यूलिंग के अंदर, अच्छा, क्यों? लॉजिक क्या? लाइक एक्सेप्ट द कॉस्ट, एस्टिमेशन है ही जब स्केड्यूलिंग की, तो उस पे तो हमने मेंशन करना है कि इसमें इतना टाइम लगेगा। नहीं, और मैं ये कह रहा हूँ कि लेट्स से ये मैंने एस्टिमेट लगा ली है, राइट, ठीक है, हर एक्टिविटी जैसे मैंने कॉस्ट के एस्टिमेट लगाए, बिल्कुल इसी तरह अब मैंने स्केड्यूल के लगाए। लेट्स से कॉस्ट राइट, की तो मैंने एग्जांपल दी ना समझाने के लिए कि इस तरह होगा। अब इसी बेसिस पे लेट्स से कॉस्ट के एस्टिमेट नहीं है, ये स्केड्यूल के, और मैं कहता हूँ इस एक्टिविटीज पे 10 डेज लगने हैं, इस पे 8 डेज लगने हैं, इस पे 3 डेज लगने हैं, साथ में जो भी रिजर्व्स हैं वो ऐड करने हैं, तो मैं इन सारों को ऐड करके मैं कहता हूँ इस पे इतने डेज लगेंगे, इस पे इतने डेज लगेंगे, इस पे इतने। तो इज इट पॉसिबल कि मैं इस तरह पूरा अपना स्केड्यूल जो है, सॉरी, ओवरऑल प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन प्लस रिजर्व निकाल सकूं? जल्दी बताइए, जल्दी, बहुत कुछ पढ़ना। पॉसिबल है, पॉसिबल है? अच्छा, पॉसिबल है। कोई कोई एक्यूमुलेटेड सारी चीजें डेफिनेटली आपके ठीक है, प्रोजेक्ट को ही हिट करनी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई कोई इख्तलाफी नोट लिखना चाहेगा इस पे? लगता है सारे अपने अपने दफ्तरों में काम कर रहे हैं इस वक्त बैठे हुए। अच्छा भाई, ओके, वो अनम्यूट भी नहीं कर रहे हैं डरते हुए। Anyways, अब हम, ये ऐसा मुमकिन सर नहीं है। आप हाँ? सर आप कंबाइन निकाल तो सकते हैं, लेकिन वही बात है कि चार्टर में हमारे पास प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन तो कुछ और दी हुई है ना, कि जिसमें हमने कंप्लीट करना है। नहीं नहीं, वो हो अपनी सकता है जगह कि पे, आप इसको वो अपनी जगह पे, लेकिन मैं अपना एस्टिमेट देखूंगा ना कि यार इतने दिन लगते हैं, फिर मैं देखूंगा चार्टर में मुझे क्या डेडलाइन मिलेगी। लेकिन यहाँ पे स्केड्यूलिंग में हम ये नहीं कर सकते भाई, हो सकता है ये 8 दिन है, ठीक है, ये वैसे इस एक्टिविटी के 8 दिन लगने हैं, उसी वक्त साथ में ये एक्टिविटी भी हो रही हो, साथ में ये भी हो रही हो, साथ में ये, तो इन सारों को मिला भी लूं तो वो 8 डेज ही लग रहे हैं ना। पैरेलल में भी तो एक्टिविटीज हो रही होती, इजंट इट? यस सर। राइट, है राइट, ना, तो इसका मतलब मैं इस तरह सम अप नहीं कर सकता इसको। एक्टिविटीज या ड्यूरेशन के केस पे ना मुझे और तरीके से चलना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, मैं एक्टिविटीज को यूं लिखूंगा ए बी सी, और उसके लिए मैं एक ना टाइम बेस्ड अपना स्केड्यूल बनाऊंगा। यहाँ पे मेरे पास मंथ्स या डेज या वीक्स जो भी लिखे हुए यूं होगा, और मैं कहता हूँ कि यार मेरी पहली एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है इस जो भी ये मंथ है इसकी 15 को, और लेट्स से जनवरी है, जनवरी की 15 को ये स्टार्ट हो रही है और ये जा रही है लेट्स से इस डेट तक, और जब ये एक्टिविटी खत्म होगी तो मेरी ये 3 एक्टिविटीज जो शुरू होना, वो जो अभी हमने डिपेंडेंसीज में कहा, ठीक है, जो भी लॉजिक हमने बनाई उस पर, तो मैं फिर अपना ड्यूरेशन जर्नी में इस तरह कैलकुलेट करता हूँ। ये हम पढ़ेंगे। सो मोर और लेस मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी। अब एक दफा फिर देखते रहते हैं, आगे चलते रहते हैं। सो एस्टिमेटिंग शुड बी WBS बेस्ड टू इंप्रूव एक्यूरेसी, ड्यूरेशन, कॉस्ट एंड रिसोर्स एस्टिमेट, ये आपस में हमेशा इंटरलिंक्ड है, इसके बारे में भी हमने बात कर ली हुई है। फिर आइडेंटिफाइड रिस्क मस्ट बी कंसीडर्ड व्हेन एस्टिमेटिंग, हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा। एस्टिमेटिंग में अनकवर एडिशनल प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड रिस्क, कुछ रिस्क हैं जो मतलब पहले से आइडेंटिफाइड थे, यही वो बात है कि रिस्क रजिस्टर इनपुट पे था और उस इनपुट की वजह से वहां पे कुछ रिस्क लिखे हुए थे, और उन रिस्क की वजह से मेरे कुछ एस्टिमेट जाहिर है उनमें फर्क होगा। ये भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा, कस्टमर क्लियरेंस नहीं हो सकती, बारिशें हो सकती हैं, लेबर हो सकता है ईद के बाद लेट आए, और कह के तो वो 3 दिन का गए हैं लेकिन ना आए, तो वेंडर जो है वो चीज को लेट कर दे। सो ये सारे रिस्क हैं, और उन रिस्क की वजह से उन एक्टिविटीज का ड्यूरेशन एस्टिमेट मैं कंसीडर करता हूँ। ये है इनपुट, रिस्क रजिस्टर इनपुट पे यूज हो रहा है, लेकिन इस प्रोसेस के अंदर, एस्टिमेशन के अंदर, मुझे कुछ नए रिस्क डिस्कवर होते हैं, तो आउटपुट पे वो जो अनआइडेंटिफाइड रिस्क अब आइडेंटिफाइड हो गए हैं, मैं कहूंगा कि रिस्क रजिस्टर को अपडेट कर दो। इसी तरह अजम्पशंस हैं, इसी तरह कंस्ट्रेंट्स हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और इसी तरह लेसन लर्न है। Now, estimates can be impacted by reducing or eliminating risk. जैसे मैंने कहा था, वो आप रिस्क अगर खत्म कर दो ना, तो एस्टिमेट आपके इंप्रूव हो सकते हैं। अच्छा, now whenever possible estimating should be done by, और ये भी बार बार मैं
बारहा कह चुका हूँ कि एस्टिमेशन उन लोगों से, इनफैक्ट पूरी की पूरी प्लानिंग बेहतर ये है कि उन्हीं लोगों से करवाएं जिन्होंने एक्चुअल में उसमें काम करना है। अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो फिर आप कम से कम ऐसे लोगों से जरूर कराएं जो उसके बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं। जैसे मैंने कहा कि यार इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वाले से जो है ना आप इलेक्ट्रिकल का एस्टिमेट लें, ठीक है, टीम ने नीचे काम करना है, लेकिन उस मैनेजर को कम से कम कुछ तो आइडिया होगा कि भाई ये काम कैसे होता है। इसी तरह ओपीएस जो है फ्रॉम पास्ट प्रोजेक्ट्स, वो बड़ा अच्छा टूल है टू इम्प्रूव द एस्टिमेट, बट उसके अंदर भी वो मैंने आपको कहा कि उसका कॉन्टेक्स्ट या जो दूसरे कंसीडरिंग फैक्टर्स है वो लाजमी आपने देखने हैं। एस्टिमेट्स आर मोर एक्यूरेट। अब फिर हमने जो WBS के अंदर चीजों को ब्रेक डाउन किया था, उस ब्रेक डाउन के पीछे एक थीम था, और थीम ये था कि यार अगर मैं आपसे पूछता हूँ पूरे प्रोजेक्ट का कितना लगेगा, या मैं आपको कहता हूँ यार मुझे लेट्स से बॉर्डर, चाइना बॉर्डर से घूम के वापस आना है, हम 15 लोग हैं, कितना लगेगा, तो ये एस्टिमेट थोड़ा सा वेग होगा, एक्यूरेट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसको ब्रेक डाउन कर लूँ, खाने पे कितना लगेगा, रिहाइश पे कितना लगेगा, ट्रांसपोर्ट पे कितना लगेगा, फन टाइम में कितना लगेगा एंड सो ऑन, अगर इस तरह की चीजें मैं कर लूँ तो फिर मेरे एस्टिमेट्स बेटर हो जाते हैं। मैं जितने चीजों को ब्रेक डाउन करता हूँ उतने एस्टिमेट बेहतर हो जाते हैं, एक्यूरेट होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली हमने ये साथ रूल पढ़ा हुआ है कि भाई बेहतर तो हो जाएंगे, लेकिन कोऑर्डिनेशन करना, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना, वो फिर बहुत ज्यादा एफर्ट मांगता है। तो हम एक मुनासिब लेवल तक उसको ब्रेक डाउन करते हैं जहां पे एक्यूरेसी तो अचीव हो, लेकिन एट द सेम टाइम वो कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा ना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमने एस्टिमेट्स या ड्यूरेशन के बारे में ये चीज पढ़ी है कि भाई अगर आपको कोई अनरियलिस्टिक कहता है, कंस्ट्रेंट सेट करके देता है कि भाई इतने दिन में प्रोजेक्ट लाजमी खत्म करे, आपने कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करना, कभी एक्सेप्ट नहीं करना। आपने खुद रियलिस्टिक प्लान बनाना है, और ये चीज आपको मैं बार बार बता चुका हूँ। अच्छा, फिर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोजेक्ट ये जो आपने एक दफा एस्टिमेट लगाया ना, उसको रिकैलकुलेट लाजमी करना होता है आपने, और इसके लिए एक टर्म यूज होती है एस्टिमेट टू कंप्लीट। अगेन ये वो अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट जिसके बारे में बार बार वादा करता आया हूँ कि मैं कंट्रोल कॉस्ट में आपको पढ़ाऊंगा, तो अर्न वैल्यू मैनेजमेंट इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे। एस्टिमेट टू कंप्लीट आसान अल्फाज में ये है कि जो मेरा बाकी काम पड़ा है ना, उस पर अब मेरा कितना, अगर कॉस्ट का कर रहा हूँ तो कितनी कॉस्ट लगेगी, अगर टाइम की बात कर रहा हूँ तो कितना टाइम लगेगा। अच्छा, और हम इसी वजह से प्लान्स को बाज दफा हमें रिवाइज करना पड़ता है, लेकिन ये रिवाइज हम खुद से नहीं कर सकते, ऑब्वियसली अप्रूव चेंजेस के नतीजे में होगा। उसके बाद हमें ये अजम्पशन माइंड में रखनी है कि यार ये जो थ्योरेटिकली हम जितने बातें कर रहे हैं, वाकई ही इतने एक्यूरेट एस्टिमेट करने की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। वाकई ऐसे मेथड हैं जिनको अगर हम करें तो वाकई ही एक्यूरेट एस्टिमेट आएंगे। फिर हमने बात की पैडिंग के बारे में। पैडिंग के बारे में बहुत सारे आगे पॉइंट्स और भी हैं, बट पैडिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये आपने लाजमी याद रखना है। फिर जो एस्टिमेट आपने कमिट किए हैं, उन एस्टिमेट के साथ प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट try his or her level best to meet those agreed upon estimates। अच्छा, एस्टिमेट आपने टीम मेंबर्स जब आपको एस्टिमेट ला के दें, प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे आपका क्या रोल है? आपका रोल ये है कि आप ये चेक करें कि वो एस्टिमेट्स रियलिस्टिक है, उनके अंदर पैडिंग तो नहीं हुई हुई, तो आप उस पर एक सैनिटी चेक करते हैं कि यार ये एस्टिमेट ठीक है, रीजनेबल है, बहुत इन्फ्लेट करके तो नहीं बताए हुए, बढ़ा चढ़ा के तो नहीं बताए हुए, या एम ही अपनी एफिशिएंसी शो करने के सर आप बस कंसीडर डन 3 दिन में कर दूंगा, ऐसा तो नहीं है। सो प्रोजेक्ट मैनेजर में उसकी रीजनेबल होना या उसकी रियलिस्टिक होना, उसको चेक लाजमी करता है। सो एस्टिमेट मस्ट बी केप्ट। जी सर एक जी सर अभी हम कह रहे थे कि जो इस डोमेन में काम कर रहे हैं वही आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके एस्टिमेट्स। बेहतर जब बेहतर वो इसका एस्टिमेट लगाएंगे तो हम कैसे, प्रोजेक्ट मैनेजर कैसे डिफाइन कर सकता है कि इन्होंने इस पे रियलिस्टिक है या इस पे इन्होंने कितना इस पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन रखा हुआ है? बिल्कुल सही है।